तो कल हमने परामर्श को समझा था। आज हम उसके कुछ परिभाषाओं को और समझ रहे हैं। तो जूडी हेरो 2001 में इन्होंने परिभाषा लिखी थी। जूडी हेरो 2001 में इन्होंने परिभाषा लिखी थी। उसमें क्या बोला था इन्होंने? परामर्श के बारे में क्या बोला था, काउंसलिंग के बारे में क्या बोला था कि हर इंसान के कई पहलू होते हैं। हर इंसान के कई पहलू होते हैं। सही बात है। एक इंसान जो सामने दिख रहा है, वास्तविकता में वो वैसा है या नहीं, ये हम नहीं बोल सकते। कि प्रत्येक इंसान के कई पहलू होते हैं, एक दिखता है और एक छुपा हुआ होता है। ये हर इंसान के साथ है। तो उसके हर इंसान के जो अलग अलग पहलू है उस पर इन्होंने बात करी है कि हर इंसान के कई पहलू होते हैं। कई पहलू, एक या दो भी नहीं, कई पहलू होते हैं। जैसे उसका घर में व्यवहार अलग होता है, बाहर व्यवहार अलग होता है, दोस्तों में व्यवहार अलग होता है, और अलग तरह के जो भी उसके पुराने मित्र होते हैं उनमें व्यवहार उसका अलग होता है। रिश्तेदारों में उसका व्यवहार अलग होता है। हो सकता है जो दोस्तों में बहुत उद्दंड हो वो रिश्तेदारों में बहुत शालीनता से पेश आता हो सकता है कि जो कॉलेज में जाके जो हंगामा करने वाला स्टूडेंट हो वो उसके घर में, उसके परिवार में बहुत शालीनता से रहता हो। तो हर इंसान के कई पहलू होते हैं। ठीक है, इस बात को मानते हैं। तो हर इंसान के कई पहलू होते हैं। व्यक्ति अलग अलग अवधि में जीवन के प्रत्येक पहलू में व्यक्ति अलग अलग अवधि में जीवन के प्रत्येक पहलू में अलग अलग तरह से विकसित होता है। अलग अलग तरह से विकसित होता है। ठीक है, वो शॉर्ट में उनकी जो परिभाषा थी वो आपको बता दी गई है। अगला है, नेल्सन ने 2001 में परामर्श के 9 चरण बताए हैं। अब अपन चरणों पे आ गए, स्टेप। ठीक है, वो स्टेप जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार हमने प्रैक्टिकल करके देखा है स्टेप क्या क्या होती हैं, आज उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बोला है, नेल्सन ने 2001 में परामर्श के 9 चरण बताए, काउंसलिंग के 9 चरण बताए। रचना जी आ गया जी। पहला चरण, एक सुरक्षित भरोसेमंद वातावरण की स्थापना करें। एक सुरक्षित भरोसेमंद वातावरण की स्थापना करें। इसका मतलब है कि जब आप किसी की काउंसलिंग करने जाएं तो सबसे पहले उसको भरोसा दें। उसको भरोसा देना बहुत जरूरी है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी परेशानी को समझने आया हूं, मैं आप अपने अंदर की जो भी बात है मुझे बता सकते हैं। तो जब तक उसका भरोसा, आप पे विश्वास नहीं होगा तब तक वो आपसे अपने अंदर की बात नहीं कर सकता। तो पहला चरण क्या है कि सुरक्षित भरोसेमंद वातावरण की स्थापना। वातावरण क्या? जैसे मान लो कि अपन ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ उसकी आवाज़ अपने अलावा भी दूसरे लोग सुन रहे हैं, तो कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। जैसे आप किसी महिला की काउंसलिंग करने गए और मान लो घरेलू हिंसा पे उसकी काउंसलिंग करने गए, उसके घर में उसको सब प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, बाकी सब बातों के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, और आप गए और आपने बोला कि आपसे मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और उसका पूरा घर सुन रहा है, तो वातावरण सुरक्षित नहीं हुआ। वातावरण सुरक्षित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 to 1 जो बात होनी चाहिए उसको वो लोग सुन रहे हैं जो उसके विरोधी हैं। मतलब उन्होंने तो प्रताड़ित किया, अब वो आपसे उनकी शिकायत नहीं कर सकते। जैसे आप एक दुकान पे गए, वो दुकान पे गए और आपने वहां पे एक बाल मजदूर देखा। आपने उससे जाके बोला, क्यों ये यहाँ पे आपको जबरदस्ती काम कराते हैं या आप पैसों के लिए काम करते हैं? तो वो आपको क्या बोलेगा? नहीं। उसके पीछे कारण क्या है नहीं बोलने के पीछे? कि उसका जो मालिक है वो वहीं पे खड़ा है। तो वो सुरक्षित वातावरण नहीं हुआ। वो वातावरण सुरक्षित नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मालिक खड़ा है तो उसके सामने नहीं बोल पाएगा। ऐसी कोई महिला है, उसको उसके परिवार में जिस भी जगह उसकी शादी हुई है वहां दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, और आप जाके उसी परिवार में उससे पूछोगे तो वो वहां पर मना ही करेगी, कभी भी आपको हाँ नहीं करेगी एकदम से। तो इसके लिए क्या है
एक सुरक्षित मतलब जहां पर आप दोनों बात करें तो तीसरा कोई पक्ष उसकी बात को ना सुने। भरोसेमंद, आपको उसको भरोसा देना है और ऐसे वातावरण की स्थापना करके आप काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला चरण था ये। सेकेंड, स्पष्टता। स्पष्टता क्या कि उसको व्यक्ति के जो शब्द हैं, जो चिंता है, वो आपके सामने स्पष्ट शब्दों में बोल पाए। कई बार व्यक्ति क्या करता है, जो सामने वाला परेशान है उससे आपने बात करी तो वो क्या करेगा कि उसमें से वो कुछ बातें को विलोप करेगा, मतलब सोचेगा कि मैं नहीं बताऊं। तो क्या करेगा कि जैसे अपन ने किसी बोला कि आपके साथ में गलत हुआ या जो भी उसके साथ में केस हुआ था, और अपन ने उससे बात करी कि आपको कल आप जा रहे थे रास्ते में और किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर उसके बाद में पुलिस केस हुआ, तो क्या हुआ, तो उसको वो शॉर्ट में बताने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कुछ नहीं, हम जा रहे थे और वो बस सामने से गाड़ी की टक्कर हुई और लड़ाई होने लग गई और बस फिर थाने चले गए, खत्म हो गया मामला। तो इतना शॉर्ट में अगर वो बताएगा तो स्पष्टता नहीं आएगी। तो स्पष्टता के लिए क्या जरूरी है कि उसको ये विश्वास दिलाना कि आप पूरी बात बताएं। पूरी बात का जानना बहुत जरूरी है। तो पूरी बात जब आप उससे बोलेंगे कि आप अपनी पूरी बात बताएं और मतलब मैं इत्मीनान से सुनने बैठा हूं, तो वो आपको अपनी पूरी बात व्यक्ति बताएगा। शॉर्ट में बताएगा तो उसमें से बहुत सारी बातें विलुप्त हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। फिर एजेंडे का पता लगाना। एजेंडे का तीसरा, एजेंडे का पता लगाना। अब एजेंडा क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति है और वो आपसे जो बात बता रहा है उस बात के अंदर मुख्य एजेंडा क्या है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और उस बात में जो मुख्य बात थी वो क्या थी, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे उसने आपको पूरी बात बताई कि मेरे साथ में बचपन से ही मारपीट होती है, फिर इस तरह से मेरा व्यवहार ऐसा हो गया, उसके पीछे ये सब कारण है। अगर वो सब बता रहा है तो उसकी पूरी लाइफ की जनरेशन जब आपको बता रहा है तो आपको मुख्य घटक पकड़ना पड़ेगा कि इसको प्रताड़ित किस किस व्यक्ति ने किया है, किस किस व्यक्ति ने इसके साथ में ऐसा मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से ऐसा प्रताड़ित किया, और कौन कौन वो व्यक्ति थे और किस पॉइंटों की बात करना चाह रहा है। पूरे लंबे जीवन काल की बात करेगा तो हो सकता है बहुत सारी बातें आपको बताए, तो उसमें से मुख्य एजेंडा आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसके साथ क्या क्या गलत हुआ है। ऐसे ही जब वो पूरी बात आप उसके साथ गए हैं किसी एक केस में, जैसे मान लो कोई अवसाद में है, डिप्रेशन में, उसके पास आप गए, तो वो हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें बताए, क्योंकि वो डिप्रेशन में उसको समझ में नहीं आ रहा, वो आपको बहुत सारी बातें बता सकता है। तो आपको क्या करना, उसमें से मुख्य बातों को पकड़ना आना चाहिए कि इसका मेन एजेंडा क्या जिसके कारण ये परेशान है। जैसे उसने बताया कि मुझे लोग परेशान करते हैं, घर आते पैसे मांगते हैं, मेरे को बहुत परेशान कर रखा, बहुत फोन लगाते हैं। तो फोन लगाना यहाँ पे मुख्य एजेंडा नहीं है, यहाँ आर्थिक रूप से परेशानी मुख्य एजेंडा है। इसको आपको पकड़ना आना चाहिए कि ये टोटल जो बात बता रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, इसको चमका रहे, धमका रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये परेशान है और आर्थिक रूप से परेशानी के कारण ये डिप्रेशन में गया है। ये उनसे इन्होंने कर्जा लिया, कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, जो भी सब कारण है, तो उसके कारण धीरे धीरे वो डिप्रेशन की तरफ गया है। आगे चलते हैं। जैसे इसी के अंदर एजेंडे के अंदर ये कोष्टक में लिख लेना कि आपको भावनाओं पे ध्यान देना है, भावनाओं पे ध्यान देना है, घटनाओं पर नहीं। उसकी बताने की भावनाएं क्या हैं। जैसे वो आपसे इमोशनल हो रहा है, बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो परेशान होना घटना है, पर परेशानी का जो कारण है उसको जानना, उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि इसके अंदर का मुख्य कारण क्या है। तो घटना नहीं समझना है, घटना तो आपको पता है उसके जाने के पहले ही, आप उसके घर गए उसके पहले से आपको घटना पता है कि आप किस घटना के लिए काउंसलिंग करने जा रहे हैं, लेकिन आपको उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि उस घटना के कारण उसके साथ में इमोशनली कितना ज्यादा उसको परेशानी हुई है, भावनात्मक रूप से कितना ज्यादा वो परेशान हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा, जो उसकी समस्या का कथन है उसको लक्ष्य कथन में बदलना। जो समस्या का कथन है उसको लक्ष्य कथन में बदलना। जैसे समस्या उसने आपको बताई, उसकी जो भी, कि इस समय मेरे अंदर आत्महत्या के विचार आ रहे हैं,
ऐसी उसने समस्या आपको बताई। तो आपको क्या करना है, समस्या के कथन को लक्ष्य कथन बदलना। लक्ष्य मतलब क्या है अपना, उसको आत्महत्या से बचाना। तो फिर उसकी समस्या जो थी उसके कथन को ध्यान से सुना और उसमें से अपना लक्ष्य निकाला कि इसको ये बोल रहा है आत्महत्या करना है, आपका लक्ष्य क्या है, आत्महत्या से बचाना। तो समस्या कथन को लक्ष्य कथन में बदलना। उसका लक्ष्य क्या है, आत्महत्या करना, और आपका लक्ष्य क्या है, आत्महत्या से बचाना। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए। पांचवा है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संभावित दृष्टिकोणों की खोज करना। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभावित दृष्टिकोणों की खोज करना। इसका तात्पर्य क्या है, जैसे हमारा लक्ष्य है उसको आत्महत्या से बचाना, तो आत्महत्या से बचाने के लिए क्या क्या संभावित रास्ते होंगे, किन रास्तों से चल के उसको बचाया जा सकता है, उसका हमको दृष्टिकोण जो उसके अंदर है विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संभावित दृष्टिकोणों की खोज करें, ये पांचवा पॉइंट था। छठा पॉइंट है, योजना विकसित करें। योजना किसी, जैसे एक व्यक्ति है वो पूरे दिन भर उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। योजना क्या हुई, उसकी दिनचर्या बनाएंगे कि आपका एक शेड्यूल बना देंगे कि आपको ये कार्य करना है जिसके कारण आपको अच्छा लगेगा। उसके साथ में आप योग को शामिल करेंगे, ध्यान को शामिल करेंगे, प्राणायाम को शामिल करेंगे। तो आप उसको लक्ष्य देंगे कि सुबह इतने बजे उठोगे, इतनी बजे ऐसा करोगे, इतनी बजे ऐसा करोगे, फिर आप मंदिर जाएंगे, फिर ऐसे आध्यात्मिक भी क्या क्या काम आपको करने हैं। तो ऐसा उसको योजना बना के आपको देनी पड़ेगी, वो स्वयं नहीं बना पाएगा। तो आपको उसको एक प्लानिंग बना के देनी पड़ेगी कि आप इस कार्य को ऐसे ऐसे करेंगे तो आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। जैसे वो योग को जानता नहीं है, ध्यान को जानता नहीं है, तो उसके बारे में समझाएंगे, योजना बना के देंगे, इतनी बजे करेंगे, इतनी बजे करेंगे, ऐसा करेंगे, इतनी बजे से आप पहले योग करें, फिर उसके बाद प्राणायाम करें, फिर ध्यान करें, फिर उसके बाद धीरे 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 आपको दिन भर में क्या क्या रूटीन रखना है। जहाँ पर आपको लगता है कि शाम को टाइम मिला तो फिर वहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा एक पूरा रूटीन उसको बना के देना पड़ेगा। हो सकता है उसका रूटीन हो कि वो खाली बैठता हो, दिन भर लेटा रहता हो, तो उसके अंदर बहुत तरह के विचार चलते हो, विचार उसको दिमाग की तरह परेशान कर रहे हैं। तो आपने क्या करा, उसको योजना बना के दे दी कि आपको दिन भर में ये कार्य करने हैं। फ्री नहीं रखना। अगर दिन भर में वो व्यक्ति फ्री रहता है तो क्या होता है कि उसके मन में फिर वो वापस से विचार आने लग जाते हैं। जैसे कोई सुसाइड वाला विचार किसी के मन में आ रहा है, तो उस व्यक्ति को यदि हम दिन भर सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रख देंगे तो उसके अंदर से गलत विचार आना बंद हो जाएंगे। फ्री छोड़ा तो उसके दिमाग में वापस वही विचार आएंगे। जब भी किसी को ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा कुछ करने वाले होते हैं, तो अगर उनको फ्री छोड़ देते हैं, जहां जहां भी सुसाइड के केस अभी आप लोगों ने पेपर की कटिंग डाली थी, उसमें क्या था कि जब घर के सारे लोग चले गए तब उन लोगों ने सुसाइड का कदम उठाया। कब कदम उठाया, जब वो अकेला हो गया। तो अकेले में, जैसे ध्यान करते हैं व्यक्ति, अकेले में खुद से परेशान होता है ना, जिससे ऐसे जिसके अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं वो परेशान होता है ना स्वयं से। ओवर थिंकिंग से व्यक्ति स्वयं परेशान होता है। तो ऐसे ही उसको जब अकेलापन मिलता है तो ही उसके अंदर ऐसे विचार आते हैं। तो क्यों ना उसको पूरी योजना बना के दिन भर सकारात्मक लोगों के बीच में रखा जाए और दिन भर उसको सकारात्मक कार्यों में लगा के रखा जाए, तो बिजी रहेगा। बिजी रहने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में भी नहीं जाता है। दिन भर जो व्यक्ति बिजी रहता है, जैसे आप सब दिन भर बिजी रहते हैं, तो आपके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं आएगा, तो कोई भी ऐसा विचार नहीं आएगा जो आपको नकारात्मक कर पाए, क्योंकि आप नकारात्मक होने जाएंगे तुरंत आपको काम आ गया। आपने सोचा जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन क्या होता है, बहुत सारी नकारात्मकता आती है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सातवां चरण है कि योजना को पूरा करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, अब योजना तो आपने बना के दे दी, अब हो सकता है उसको वो पालन नहीं करे, तो आप क्या करोगे, उसको प्रोत्साहित करोगे, उसको उसके लाभ बताओगे कि आप इसको, जो मैंने आपको बना के दिया, यदि आप इसका पालन करेंगे तो आपको ये लाभ इससे प्राप्त होंगे। योजना को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सातवां चरण था।
8वां चरण है कि जो वो बता रहा है, जो भी व्यक्ति बता रहा है, तो उसको नोट डाउन करना, संक्षिप्त में आपको उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर उसका सत्यापन करें, नोट डाउन करना और सत्यापन करना। तो आपने क्या करा, उसने उसकी समस्या बताई, उसको सुना, और उसने जो बोल दिया, तो ऐसा नहीं कि अक्षरशः उस पर आपने विश्वास कर लिया। उसने बोला कि मैं इन कारणों से डिप्रेशन में हूं, तो उसका सत्यापन करना पड़ेगा। मान लो कि उसने बोला कि मेरे साथ में इन लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके परेशान किया है, तो आप केवल उसकी बात पे नहीं जा सकते, आपको बोलना पड़ेगा कि आप दिखाइए कि किन किन लोगों ने कितनी कितनी देर आपको फ़ोन लगाए। उसके फ़ोन पे आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ऐसे उसकी बात को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका सत्यापन करना भी ज़रूरी है कि वो जो पूरी बात बता रहा है, जैसे पुलिस करती है ना, पुलिस के सामने जाके किसी ने केस बताया, तो पुलिस ने क्या करा, उसका लिख लिया पहले। लिखने के बाद क्या करती है, पुलिस सत्यापन करने जाती है कि इसने बोला कि मुझे ये जो चामुंडा माता चौराहे पे है, यहाँ पर मेरे साथ घटना हुई। तो पुलिस पहले डायरेक्ट घटनास्थल पे नहीं जाएगी, पुलिस पहले नोट करेगी कितनी बजे घटना हुई, कहाँ पे घटना हुई, उस वक्त वहाँ कौन कौन आपके साथ में था, और कौन कौन वहाँ खड़ा था, ये सब पहले पुलिस नोट करती है। उसके बाद उसके 2 अधिकारी वहाँ जाते हैं और वहाँ वेरीफाई करते हैं, भैया यहाँ पे 9:15 पे ऐसी घटना हुई थी, 4 लोग वहाँ दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं, फिर वो बोलता है कि हाँ ऐसी हुई थी, तो उसकी बात वेरीफाई है। तो पहले आवेदन लेते हैं, आवेदन लेने के बाद वो एफआईआर दर्ज करते हैं। डायरेक्ट एफआईआर बहुत कम केस में दर्ज करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आवेदन लेते हैं, आवेदन में पूरा लिखते हैं, फिर उसका सत्यापन करते हैं। ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहा है, कि ऐसा तो नहीं कि ये व्यक्ति चामुंडा माता चौराहे पे गए ही नहीं हो। फिर आजकल उनके पास कैमरे हो गए, कैमरे से भी सत्यापित करते हैं कि आखिर उस जगह का कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, देखते हैं कि उस इतनी बजे का टाइम बता रहा हूँ, उतने टाइम पीरियड में वहां पर क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8वां चरण। 9वां चरण क्या है, 8वां चरण था, वो 8वें में लिखा था। 9वां है फीडबैक प्राप्त करना, फीडबैक प्राप्त करना। अब आप उसको छोड़ के चले गए, पूरी काउंसलिंग हो गई आपकी, तो आपने क्या करा, उसके बाद में उससे फीडबैक लेते रहोगे ना। फिर 2 दिन बाद फोन करोगे, जैसे मैं योजना बता गया था वैसा आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने जो मैंने बताया था उसका पालन करा या नहीं करा, और आपको कैसा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है, 2 दिन आपने योग किया तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, ध्यान किया तो कैसा लग रहा है, अब अच्छा फील कर रहे हैं, हाँ अच्छा फील कर रहे हैं। उसको उत्साहित और एक नया वापस से प्रोत्साहन देना पड़ेगा। तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार कंपनियां आपसे लेती है ना, क्या बोलती है, आपको हमारी सेवाएं कैसी लगी, फोन करती है ना आपको, तो फीडबैक तो है वो, कि जैसे आप बताएंगे भाई आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो उसके बाद कंपनी की तरफ से कई बार फोन आते हैं, तो वो आपसे कई तरह के क्वेश्चन उसमें पूछती है, ठीक है। तो ये 9 चरण अपन ने आज पढ़ लिए। ये 9 चरण के अंदर पूरी काउंसलिंग है।